आज है 13 जून। चलिए हम आज की करंट अफेयर पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में माउंट कनलाओन में उद्गार होने से ठंडा लावा सड़कों पर बह निकला। ठीक है, अब निम्नलिखित देशों में बताएं कि माउंट कनलाओन किस एशियाई देश में अवस्थित है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस और चौथा है थाईलैंड। इसमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि फिलीपींस। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था कि माउंट कनलाओन में उद्गार हुआ था और उसके बाद में ठंडा लावा निकला और तेज़ी से बहने लगा था, सड़कों पर बहने लगा था, तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लावा की बात सुनते हैं तो हमें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की इमेजेस आती हैं दिमाग में। ठीक है, जब जब हम लावा की बात सुनेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की इमेजेस आती हैं, लेकिन असल में ना जब ठंडे लावा की बात की जाती है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल लावा से। जैसे कि हम इस वीडियो को एक बार देखें। देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये कीचड़ की तरह बह रहा है, लेकिन है क्या? ये है असल में ये लावा। ठीक है, कीचड़ की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये लावा है, क्योंकि मिट्टी और पानी जब उसमें मिल जाता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, ये जो लावा है वो कुछ इस तरीके का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जो बाहर से दिखने में कीचड़ होगा, ये दिखने में आपको कीचड़ लगेगा, लेकिन ये भी लावा गर्म होता है। ठीक है, दिखने में ये कीचड़ लगेगा, लेकिन ये भी गर्म होता है। ये जन के लिए और साथ ही वनस्पतियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ना एक बार हम फिलीपींस का मैप भी देख लेते हैं कि देखो, ये है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की बात चल रही है तो ये है फिलीपींस। ठीक, हमने एशिया के मैप पर फिलीपींस को देख रहे हैं। अब फिलीपींस ना मोटे तौर पर, फिलीपींस तो वैसे तो कई द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन मोटे तौर पर फिलीपींस को 3 द्वीपों में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर हम इस द्वीप की बात करें, जैसे ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, अगर हम इस ऊपर वाले द्वीप की बात करें, इस वाले द्वीप की बात करें, इस द्वीप की, तो इसको कहा जाता है लूजोन। क्या कहा जाता है? लूजोन। ठीक है, अब इसके नीचे जो द्वीप हैं, ये वाले जो द्वीप हैं, ये जो भाग है ना, ये भी लूजोन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये वाले जो द्वीप हैं उन्हें कहा जाता है विसाया। क्या कहा जाता है? विसायास। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला द्वीप है इसे कहा जाता है मिंडनाओ या मिंडानाओ। क्या कहा जाता है? मिंडनाओ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा आप इस सागर को देख रहे हैं, ये क्या है? ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ये आपको पता ही होगा। ये आपका पैसिफिक सी है। क्या नाम है ये? पैसिफिक सी। ठीक है, पैसिफिक सी है ये। ठीक, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इस क्षेत्र को फिलीपींस सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीपींस सागर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा आप एक बार देख रहे होंगे कि इसका जो विसाया द्वीप्स हैं, ये वाला जो विसाया द्वीप्स हैं और ये वाला जो सबसे नीचे वाला मिंडनाओ द्वीप्स हैं, इनके बीच में जो ये वाला सागर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला सागर, इस सागर को सुलू सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुलू सी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसको देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको आइलैंड, ये आइलैंड कौन सा है? ये कौन सा आइलैंड है? ये है बोर्नियो आइलैंड। कौन सा है? बोर्नियो। इस पर 3 देश हैं, आपको पता ही है कौन कौन से 3 देश हैं। एक है मलेशिया, ठीक है, दूसरा है ब्रुनेई, ठीक है, और तीसरा है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जिस भाग पर है, इंडोनेशिया के उस भाग को क्या कहते हैं? कालीमंतान। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसके ना, इसी जो बोर्नियो है, इस बोर्नियो के ठीक पूर्व में जो आपको सागर दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सेलेबीज सागर। क्या नाम है? सेलेबीज सागर या सेलेबीज सी। ठीक है, क्यों है भाई सेलेबी सागर क्यों है? क्योंकि इसके ठीक साउथ में ये जो 5 स्टार टाइप का, जो स्टार की शेप का जो एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सेलेबीज। ठीक है, सेलेबीज द्वीप। ठीक, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, इसलिए इसको सेलेबीज सागर इसका नाम दिया गया है। मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अब ठंडे लावा पर हम वापस लौट के आते हैं कि ठंडे लावा को इंडोनेशिया की भाषा में लहर कहते हैं। ठीक है, यह ज्वालामुखी पदार्थों, मलबे और पानी का सघन मिश्रण होता है। यह तेज गति से होने वाले भूस्खलन की तरह व्यवहार करता है। यह तब होता है जब ज्वालामुखी की ढलानों पर पानी ज्वालामुखी की राख और मलबे के साथ मिल जाता है। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण आंतरिक रूप से गर्म होता है। ठीक है, ये चीज़। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्नलिखित में से कितने नए आवास निर्मित किए जाएंगे? ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा है 2 करोड़, तीसरा है 3 करोड़ और चौथा है 4 करोड़। तो इसमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 3 करोड़। अब 3 करोड़ में भी आपको पता है कि इसमें बात किसकी चल रही है? इसमें बात चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना को भी आपको पता है 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है
प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक, अब जो 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे, अच्छा एक और बात समझ लो, थोड़ा सा एक डेटा के बारे में और समझ लो कि अगर हम जून 2024 तक की बात करें, अभी जून चल रही है ना, तो जून 2024 तक की बात करें तो कुछ डेटा है हमारे पास। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल है, उसके तहत जो अगर अभी तक देखा जा रहा है कि जो अभी तक डेटा प्राप्त हुआ है कि 2.62 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। ठीक, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के तहत देखें तो 2.62 करोड़ घर अभी तक बनाए जा चुके हैं। ठीक है, वहीं अगर हम शहरी वाली की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें, तो लगभग 83 लाख घर बनाए जा चुके हैं। पूरा डेटा एग्जैक्ट देखें तो 83.51 लाख घर बनाए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब देखो आगे की बात, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए, पक्के घर बनाए जाएंगे, उसके तहत क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है यानी कि जो ग्रामीण है, उसमें बनाए जाएंगे 2 करोड़ घर, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है यानी कि शहरी है, उसमें बनाए जाएंगे 1 करोड़ घर। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है या नहीं? ठीक है, और ये जो 2 करोड़ घर होंगे या ये जो 1 करोड़ घर होंगे, जो पिछला हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य के अलावा, यानी कि ये एक्स्ट्रा घर होंगे जो अभी तक हमने बनाए जाने का डिसीजन लिया है उसके अलावा। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अच्छा एक और बात समझ लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात की जाती है, तो ये योजना 2015 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये योजना किसके अंतर्गत है, तो ये योजना जो है वो हाउस एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, वहीं अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की बात करें तो ये योजना बताओ कि 2015 से पहले शुरू की गई थी या बाद में? तो असल में ये योजना ना प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ये योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 2016 में शुरू की गई थी, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन थी उसके बाद में शुरू की गई है, 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ अब हम समझ चुके हैं जहाँ तक हमें समझना चाहिए था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। इन 3 करोड़ मकानों में 2 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तथा 1 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए जाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ना प्रोटेम स्पीकर का पद हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर पर सीधा एक स्टैटिक प्रश्न बना दिया है। ठीक है, देखिए एक बार, देखो प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला विकल्प है कि प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो आम चुनावों के बाद संसद के निचले सदन, यानी कि निचले सदन का तात्पर्य क्या होता है? लोकसभा, और उच्च सदन का तात्पर्य क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की सहमति से चुना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोटेम स्पीकर को अगर लोकसभा में चुना जाएगा तो लोकसभा के सदस्यों की सहमति से, और अगर विधानसभा में चुना जाएगा तो विधानसभा के सदस्यों की सहमति से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य सदन के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाना और सदन को नए स्पीकर का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। ये सही है? जी हाँ, ये भी सही। तो अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो अभीष्ट उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल की बात क्यों चल रही है? क्योंकि राष्ट्रपति की बात चलेगी तो वो लोकसभा के संदर्भ में, वहीं राज्यपाल की बात चलेगी तो विधानसभा के संदर्भ में। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये आमतौर पर, ये कोई रूल नहीं है, ये क्या है? ये परंपरा है। ठीक है, यानी कि जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा और वही शपथ दिलाएगा सभी मेंबर्स को, जो लोकसभा में, जो नई लोकसभा या विधानसभा चुन के आई है उन्हें। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लो एक बार इसको भी कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट का संचालन करता है, ये इसका कार्य है, और नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि वह फ्लोर टेस्ट का संचालन भी करता है। अब फ्लोर टेस्ट के संचालन से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो
एक पार्टी होती है, उस पार्टी को ये दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हमें बहुमत प्राप्त है सदन में, तो हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। ठीक है, तो उसका भी संचालन कौन कौन करेगा, वो भी प्रोटेम स्पीकर करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस भारतीय संत की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति लौटाने पर सहमति हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है तिरुमंकई अलवार होगा, तिरुमंकई अलवार, तिरुनीलकांता नयनार, अगला है सुंदर मूर्ति नयनार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी तिरुमंकई अलवार। ठीक है, अलवार से तात्पर्य क्या है, आपको पता है दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे। दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे, दो संत थे। ठीक है, कौन से, एक थे अलवार और एक थे नयनार। ठीक है, अगर क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप ये भूल जाते हो कि अलवार संत शिव के उपासक थे या नयनार संत शिव के उपासक थे, या अलवार संत विष्णु के उपासक थे या नयनार संत विष्णु के उपासक थे, क्या ये दिमाग में से उतर जाता है कभी कभार? अगर उतर जाता हो तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के सुनिए। ये क्या लिखा है, नयनार यानी कि नयन। ये किसकी चर्चा आ रही है, ये नयन जैसी चर्चा आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, और जब नयन जैसी चर्चा आती है तो नयन, एक बार सोच के देखो, नयन की बात आए तो आपके दिमाग में शिव आएंगे या विष्णु आएंगे? तो देखो, नयन की बात आएगी तो आपको पता है त्रिनेत्र किसके हैं, तीसरा नेत्र किसका है, शिव जी का। यानी कि जब जब नयन की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, शिव जी आने चाहिए। उस आधार पर कह रहा हूँ कि जो नयनार संत होते हैं वो किसके उपासक होते हैं, भगवान शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, शिव जी के उपासक होते हैं। ठीक, और जो अलवार बचे उनके लिए फिर ट्रिक याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर नयनार अगर शिव जी के हो गए तो अलवार तो ऑटोमेटिक विष्णु के उपासक हो गए। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखना कि अलवार संत विष्णु के उपासक होते हैं और नयनार संत शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकई अलवार रखा रहेगा। ठीक है, संत तिरुमंकई अलवार की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने का फैसला किया है। ठीक है, और अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नयनार संत शिव के उपासक थे। ठीक है, दोनों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू किया और इसे संशोधित करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता खाते के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है गाजियाबाद, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है मेरठ और चौथा है बागपत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि बागपत। देखें एक बार इसको, उत्तर प्रदेश में बागपत निर्वाचन क्षेत्र मतदाता संख्या के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें मतदाताओं की संख्या सबसे कम है। यह जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें महादेव मंदिर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और गुफा मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देख लो कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसके 75 जिलों में वितरित हैं। ठीक है, जिन्हें 18 मंडलों और 4 क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 822 सामुदायिक विकास खंड यानी कि ब्लॉक और 351 तहसील और 17 नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लिपुलेख दर्रा, देखो अब एक बात बताइएगा, क्या मैं स्पीड जो बोल रहा हूँ क्या वो स्पीड ठीक ठाक है? क्योंकि कल सभी ने मतलब अपनी अपनी बात रखी थी, लेकिन उनमें ना एक कमेंट ये था, वो कह रही थी कि आपको किस चीज़ की जल्दी रहती है, और इतनी स्पीड में बोलते हो कि हमें नॉर्मली जो वीडियो देखते हैं वो 1.5x या 1.25x या 2x या 1.75x में देखते हैं, लेकिन तुम्हारी हमें 0.75x में देखनी पड़ती है। और अगर इसी तरीके से रहा तो हम कैसे देख पाएंगे, हम तो देख ही नहीं पाएंगे तुम्हारी वीडियो। वो ये कह रही थी। तो ठीक है, स्पीड के बारे में अगर ऐसा कुछ इशू होया करे तो आप लोग सब बता दिया करो, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम पड़ता ना आपको क्या पसंद है किस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल किसी को कोई भी इशू होया करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, तो मैं पढ़ता ही हूँ, सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कोई किसी का सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँ, या फिर किसी ने कोई गलती बताई है तो नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा भारतीय व्यापारियों द्वारा चीन के साथ व्यापार हित खोले जाने की मांग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब निम्नलिखित में से बताना है कि लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य तथा तिब्बत के मध्य स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम। तो इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, अब देखो एक बार ना हम इसको देखना चाहेंगे, लिपुलेख दर्रा की एक बार हम लोकेशन जरूर देखना चाहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है चाइना। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये तिब्बत वाला क्षेत्र है जो चाइना ने अडॉप्ट कर लिया था या फिर उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये है अपना उत्तराखंड भारत का राज्य, और ये है नेपाल। ठीक है, इन दोनों का ट्राई जंक्शन ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर बात है। अब ना इस ट्राई जंक्शन को एक बार देखो सही ढंग से, अगर इस ट्राई जंक्शन को देखोगे ना आप, तो यहाँ पर ना आपको पता है एक ना छोटा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ डिस्प्यूटेड एरिया है। जैसे अभी आपको यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बार देखो, अगर हम इसमें से नेपाल को अलग रख दें, नेपाल को अलग कर दें, तो कुछ इस तरीके का मैप होगा। सही बात है, ठीक है, इस तरीके का मैप होगा। लेकिन नेपाल इसमें क्या कहता है,
लेकिन जो नेपाल का मैप है, नेपाल के मैप के अनुसार नेपाल को अगर हम भारत से अलग करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यानी आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि इस क्षेत्र को एक बार देखो, इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है ये असल में अभी भारत के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? भारत के अंतर्गत है। लेकिन इस क्षेत्र को नेपाल कहता है कि ये नेपाल का हिस्सा है, और इसलिए ये जो क्षेत्र है वो डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है। ठीक है, ये नेपाल के ओर से है डिस्प्यूटेड एरिया, ये भारत का असल में अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। सवाल एक बनता है कि हम जब लिपुलेख दर्रा की बात चल रही है तो हम इस डिस्प्यूटेड एरिया की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि इसी डिस्प्यूटेड एरिया में स्थित है लिपुलेख दर्रा। देखिए एक बार देखो, अगर हम देखें ना तो जैसे इस क्षेत्र को हमने अलग कर लिया, नेपाल से इस क्षेत्र को अलग किया, और इसको थोड़ा सा ना और जूम करते हैं। जैसे ये देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला धारीदार क्षेत्र, ये क्षेत्र वो है जिस पर नेपाल क्लेम करता है और जो भारत के अंतर्गत है भाई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा लिम्पिया धुरा पास, ठीक है, और दूसरा दिखाई दे रहा होगा काला पानी, और तीसरा दिखाई दे रहा होगा लिपुलेख पास। क्या दिखाई दे रहा है? लिपुलेख पास। याद करो इसको, कहाँ पर स्थित है ये? लिपुलेख पास स्थित है। असल में ये कौन सी जगह है? ये है उत्तराखंड की जगह। ठीक है, और ये तिब्बत का भाग है जो चाइना के अंतर्गत है। ठीक है, तो उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य स्थित है लिपुलेख पास। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा टिंकर नामक स्थान भी याद रखिए। ये क्या है? ये ट्राइक जंक्शन है किस किस के बीच? चीन, यानी कि तिब्बत जो है क्षेत्र वो चीन, और दूसरा है नेपाल, और तीसरा है अपना भारत। ठीक है, ये दिमाग में रहेगी बात। ठीक है, और इसीलिए अगर हम कहेंगे कि लिपुलेख पास कहाँ है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राई जंक्शन के पास है। ठीक है, चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं का जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, यानी कि वो जगह जहाँ पर तीनों सीमाएं मिलती हैं, उसी के पास है लिपुलेख पास। ठीक है, इसके लिए कई कार्यों के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि अगर हम एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। ठीक है, यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा है और काली घाटी में स्थित है। यह सदियों से व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा करने से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है, किंतु कोविड-19 महामारी के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान क्या कर दिया गया था? इस दर्रे को जो है वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, अच्छा एक बार ना ये नदी दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी नदी है? ये महाकाली नदी है। ठीक है, अब ये दिखाई दे रही है आपको, इस महाकाली नदी को, ये वाली जो नदी है ये भी नदी दिखाई दे रही होगी। और एक बार ये भी देखो, जैसे ये मैं जिस इस वक्त जो लकीर खींच रहा हूँ मैं रेड पेन से, ये जो दिखाई दे रही है ये भी एक नदी धारा है। ठीक, और जो अब मैं दोबारा से खींच रहा हूँ ये भी एक नदी धारा है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है, भारत ये कहता है, भारत ये कहता नहीं है, ये असल में यही इशू है और मुद्दा भी यही है और रियल भी यही है कि ये जो लकीर है ना, यानी कि ये जो धारा है, ये निर्धारित करती है किसकी? भारत और नेपाल की सीमा। अच्छा, नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि निर्धारित ये नहीं बल्कि ये वाली धारा करती है भारत और नेपाल की सीमा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब मुद्दा क्या बनता है? अब मुद्दा एक और बात बनता है कि ये जो धारा है ना, ये है काली नदी, और काली नदी को भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित, मतलब सीमा मान लिया गया था किसके माध्यम से? सुगोली की संधि के माध्यम से। किसके माध्यम से? सुगोली की संधि के माध्यम से। ठीक है, सुगोली की संधि के माध्यम से। ठीक, सुगोली की संधि के माध्यम से काली नदी को भारत और नेपाल की सीमा मान लिया गया था। ठीक है, सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी सुगोली की संधि। ठीक है, और इससे संबंधित अगर आपको और भी कोई जानकारी है तो आप ना सुगोली की संधि से संबंधित नीचे जानकारी दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2024 का इसका विषय क्या है? हमें बताना है कि 2024 का इसका विषय है क्या। ऑप्शन है बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई का सप्ताह, यानी कि वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। दूसरा कह रहा है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तीसरा कह रहा है कि लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, और चौथा कह रहा है सेफ एंड हेल्दी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, देख लेते हैं। देखो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति देना है। ठीक है, 2024 का जो विषय है वो है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून 2002 को पहला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया है। ठीक है, और भारतीय केंद्र सरकार ने 1987 से बाल रोजगार पर एक राष्ट्रीय नीति लागू की है जो रोजगार के संपर्क में आए बच्चों और किशोरों के पुनर्वास पर केंद्रित है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया है कि इसकी जो स्थापना है वो 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। वर्साई की संधि किसके बाद हुई थी? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी, जो कि जिसके तहत क्या था कि जर्मनी के ऊपर
जर्मनी के ऊपर विशेष भार थोप दिया गया था। और यही कारण है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें इसी जो वर्साई की संधि हुई थी, इसी वर्साई की संधि को विशेष कारक माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को जोड़ने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अपने दूसरे चरण के अपग्रेड को लेकर हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। इस गलियारे की लंबाई निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, दूसरा है 3000 किलोमीटर, तीसरा है 4000 किलोमीटर और चौथा है 5000 किलोमीटर। इसमें से क्या करना है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि 3000 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो देखो एक बार ना इसको देखिए, ये चाइना का कासगर है और ये है ग्वादर पोर्ट, जो कि किसका है, पाकिस्तान का है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली रेड लाइन, जो सी पैक था वो इसी रेड लाइन के द्वारा निकल के जाना था, यानी कि जो रूट था वो ये था रूट। ठीक है, जो पहले से रूट था, लेकिन पाकिस्तान ने प्रपोजल लेके आया पाकिस्तान के रूट ये वाला ना होकर के रूट ये वाला होना चाहिए, जो नीली लाइन दिखाई दे रही है ये पाकिस्तान के प्रपोजल है, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पीछे ये मतलब उसका उद्देश्य होगा कि अगर भारत के साथ में कहीं किसी स्केल पर, बड़े स्केल पर या छोटे स्केल पर किसी क्षेत्र में अगर युद्ध होता है, वार जोन क्रिएट होता है, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है कि अपने पास इस रोड के माध्यम से हथियारों की सप्लाई कर सकता है उस क्षेत्र में बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये कारण एक हो सकता है। ठीक, अच्छा, भारत ना इसको लेकर के हमेशा से विरोध जताता रहा है, क्योंकि ये जो रोड है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK से होकर के गुजरता है। ठीक है, इसीलिए शुरू से ही भारत इस सीपैक का, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुरू से ही भारत विरोध करता आया है। और साथ ही जो चीन की बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो एक परियोजना है, एक बहुत बड़े स्केल की परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या है कि पता है चीन क्या करता है, चीन ना छोटे छोटे देशों को पकड़ता है और उनको ना ऋण जाल में फंसा देता है, यानी डेट ट्रैप में फंसा देता है। और वो ऐसे इस प्रकार से डेट ट्रैप में फंसाता है कि वो मजबूर होते हैं उस स्थिति में तो उनको डेट देता है। ठीक है, और फिर उसकी जो ब्याज दरें और शर्तें होती है वो इतनी हाई फाई होती है कि वो देश नॉर्मली निकल नहीं सकता उसके ट्रैप से। ठीक है, इसलिए भारत जो इसकी BRI स्कीम है, यानी BRI जो एक प्रोजेक्ट है, इसका भारत शुरू से ही विरोध करता रहा है। तो यहाँ पर विरोध करने के भारत के पास कई कारण है। पहला कि भारत के जो इसकी संप्रभुता है उस पर ही खतरा है, क्योंकि ये सीपैक से होकर के जाता है। और दूसरा ये कि BRI जो है वो एक डेट ट्रैप वाली परियोजना है, इसलिए भारत इस BRI का ही शुरू से विरोध करता आया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो देखो, सीपैक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख परियोजना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, सीपैक 2015 में शुरू किया गया था, ये क्लियर हुआ। अब 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI स्कीम को शुरू की गई थी 2013 में। ठीक है, ये लार्ज स्केल की इनिशिएटिव है, आपको पता होना चाहिए। अरबों डॉलर की पहला इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, अब इसको ना काउंटर करने के लिए भारत ने एक परियोजना चलाई, बहुत लंबा है थोड़ा सा, मैं किसी दिन क्या करूँगा कि उसको बताऊँगा। ठीक है, उस परियोजना के बारे में बताऊँगा। आज की वीडियो एक्चुअली पहले से ही लंबी हो चुकी है। आगे आते हैं, जो वन लाइनर प्रश्न है उनके बारे में देख लेते हैं एक बार कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान मैच देखते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमोल काले का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला है कि चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अगला है कि 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेन्को को अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, उनकी ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं, याद रखना। ठीक, उनकी वर्तमान यात्रा 15 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, जब उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री लोरल ओ हारा और हमवतन निकोलाई चूब के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। ठीक है, अगला है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेनाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। क्या नाम है उनका, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अब जो कल का प्रश्न था कि वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित सेवाराह द्वीप पर स्थित स्ट्रोमेटोलाइट्स का पता लगाया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि लाल सागर। आपको पता होगा लाल सागर के बारे में हमने पढ़ा था, और साथ ही ये भी पता होगा कि ये जो सेवाराह आइलैंड है ये किसका आइलैंड है, ये अरब सागर, ये सऊदी अरब का है। किसका है, सऊदी अरब का आइलैंड है। ठीक है, ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब जो आज के लिए प्रश्न है कि हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N2 वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है। असल में क्या है मामला कि जो H5N2 है वो केवल पक्षियों में होने वाला है, पक्षियों में फैलता है वायरस, लेकिन ऐसा पहली बार है कि H5N2 वायरस भी मनुष्यों में पाया गया है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ऐसा पहला मामला आया है। ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या ब्राजील। इसका जो सही उत्तर है वो आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।